नमस्कार। आज हम जिस किताब की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं वह है चित्रा मुद्गल की जानी मानी रचना महाश्रमदान। जी। और यकीन मानिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये समाज, संघर्ष और वो जो इंसानी जज्बा होता है ना टिके रहने का, उसकी एक ऐसी तस्वीर है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। हमने इस उपन्यास पर जो कई रिव्यूज़ हैं और पढ़ने वालों के जो विश्लेषण हैं उनको देखा है, और आज हमारी कोशिश रहेगी कि उनमें से जो सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बातें हैं उन्हें सामने रखें। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो लोग जिन्हें अक्सर किनारे कर दिया जाता है, हाशिए पर रखा जाता है, वो अपने हाथों की मेहनत और अपनी एकता से हालात बदल सकते हैं। चलिए खोलते हैं इस कहानी की परतें और देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या खास है। बिल्कुल। कहानी हमें ले जाती है रामपुर, एक छोटा सा बेहद पिछड़ा हुआ गांव। और जैसा कि कई विश्लेषण बताते भी हैं, ये गांव एक तरह से भारत के उन अनगिनत गांवों का प्रतीक है जहां जातिवाद की जकड़न बहुत मजबूत है। हाँ। गरीबी ने डेरा डाल रखा है और पानी जैसी एकदम बुनियादी चीजों की भी किल्लत है। ये सिर्फ एक काल्पनिक गांव नहीं बल्कि एक सामाजिक सच्चाई का आईना है, यूं समझिए। और इसी माहौल में हमें मिलते हैं कहानी के नायक हरिया। जी, हरिया। वो एक भूमिहीन मजदूर हैं, उनके पास अपनी जमीन नहीं है, रोज कमाना रोज खाना, वो वाली स्थिति है। हाँ। लेकिन उनके अंदर ना एक आग है, एक बेचैनी। कई पाठक विश्लेषण इस बात पर गौर करते हैं कि हरिया का चरित्र सिर्फ गरीबी का चित्रण नहीं है, वो सवाल का प्रतीक है जो शायद सदियों से दबा हुआ है। हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी भूखे क्या सोते हैं। सही बात है। और ये सवाल सिर्फ पेट की भूख का नहीं है, ये सम्मान की भूख का भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यही बेचैनी है जो बदलाव की जमीन तैयार करती है। कहानी में एक अहम मोड़ आता है जब गांव में एक नए स्कूल मास्टर आते हैं, रामदास। अच्छा। वो शहर से पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी जड़ें गांव में ही हैं। वो हरिया की इस तड़प को, इस बेचैनी को समझते हैं और एक रास्ता सुझाते हैं, श्रमदान। श्रमदान? हाँ, श्रमदान। यहाँ श्रमदान का मतलब है गांव के लोगों का अपनी मर्जी से एक साथ मिलकर अपने समुदाय के भले के लिए शारीरिक मेहनत करना। अच्छा, ये कोई सरकारी योजना नहीं, लोगों की अपनी पहल। जी हाँ, लोगों की अपनी पहल। और पहला लक्ष्य क्या चुना जाता है? पानी की समस्या से निपटना। पानी की समस्या, जिसके लिए एक तालाब खोदने का फैसला होता है। लेकिन जैसा कई समीक्षाएं इशारा करती हैं, ये तालाब सिर्फ पानी का इंतजाम नहीं है। रामदास इसे गांव की जो बिखरी हुई ताकत है ना, उसको एक साथ लाने का जरिया बनाना चाहते हैं। ये तालाब शुरू से ही एकता का प्रतीक बनने वाला है। लेकिन ये तो सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल रहा होगा, खासकर रामपुर जैसे गांव में। अरे बहुत मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल था। हरिया जब ये विचार गांव वालों के सामने रखते हैं तो पहली और सबसे बड़ी दीवार खड़ी होती है जातिवाद की। ऊंची जाति के लोग साफ मना कर देते हैं कि भाई हम नीची जाति वालों के साथ मिलकर मिट्टी नहीं खोदेंगे। ये दिखाता है कि वो सामाजिक जड़ तक कितनी गहरी है। और दूसरी तरफ गांव का जो ताकतवर जमींदार है, ठाकुर साहब, वो इस पूरी कोशिश के सख्त खिलाफ है। समीक्षाएं बताती हैं कि ये महज विरोध नहीं है, ये सत्ता के उस ढांचे को बचाने की कोशिश है। ठाकुर को डर है कि अगर ये लोग एक हो गए तो उसकी चौधराहट खत्म हो जाएगी। सही बात है, सीधी टक्कर सत्ता से थी। ठाकुर साहब ने क्या किया फिर? विरोध कैसे किया? देखिए, ठाकुर साहब सीधी लड़ाई से बचते हैं। वो चालाकी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा अक्सर सत्ताधारी वर्ग करता है। अपने एक आदमी मुन्ना के जरिए वो गांव में एक अफवाह फैला देते हैं। अफवाह? कैसी अफवाह? कि अगर ये तालाब खोदा गया तो कोई दैवीय प्रकोप आएगा और पूरा गांव डूब जाएगा। ये बहुत दिलचस्प है और कई विश्लेषण इस तकनीक पर ध्यान दिलाते हैं, कैसे बदलाव को रोकने के लिए लोगों के मन में जो डर बैठा है, जो अंधविश्वास है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये तो होता है। ये लोगों की भावनाओं से खेलने की कोशिश है ताकि वो सवाल ना उठाएं। लेकिन क्या हरिया और रामदास इस डर के आगे झुक गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हार नहीं मानते। वो लोगों को समझाने की कोशिश जारी रखते हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है जिस पर कई पाठक और समीक्षक जोर देते हैं, महिलाओं की भूमिका। अच्छा। रामदास और हरिया समझते हैं कि महिलाओं को साथ लिए बिना यह आंदोलन अधूरा है। हरिया की पत्नी सुमित्रा और गांव की ही एक और काफी मुखर महिला है, कमली, वो आगे आती हैं। सुमित्रा और कमली? हाँ, कमली तो पंचायत तक में अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखती है। महिलाओं का इस तरह संगठित होना सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं था,
इसने पूरे संघर्ष की नैतिकता और रणनीति को एक नई दिशा दी, एक मजबूती दी। और इसी कड़ी में कहानी का एक ऐसा पल आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है ना, कुछ माँ वाला वाकया है शायद। हाँ, वो सचमुच बहुत मार्मिक क्षण है। एक दिन हरिया की बूढ़ी माँ जो बहुत बीमार है, कमजोर है, जिनके लिए ठीक से चलना भी मुश्किल है, वो खुद अपनी छोटी सी कुदाल लेकर श्रमदान की जगह पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं, मरने से पहले मैं भी अपने गांव के लिए 2 मुट्ठी मिट्टी तो निकाल दूं। अरे बाप रे। उनका ये संकल्प, उनकी ये हिम्मत देखकर जैसे पूरे गांव की सोई हुई आत्मा जाग उठती है। जाति पाति, ऊंच नीच सब भूलकर बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, हर कोई उस माँ के पीछे कुदाल उठाने चल पड़ता है। कमाल है। ये एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समुदाय के संकल्प का प्रतीक बन जाता है वो क्षण। पाठक विश्लेषण बताते हैं कि ये क्षण दिखाता है कि कैसे एक साधारण इंसान का असाधारण नैतिक बल पूरे समाज को प्रेरित कर सकता है। वाकई ये तो कमाल का दृश्य रहा होगा। लेकिन ठाकुर साहब इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे? बिल्कुल नहीं। जब उन्हें लगा कि भाई गांव वाले अब एकजुट हो रहे हैं और ये डर की राजनीति, अफवाहें, ये सब काम नहीं कर रही, हाँ। तो उन्होंने बाहरी ताकत का सहारा लिया, प्रशासन को भड़काया, शिकायतें की। नतीजा ये हुआ कि एक दिन तहसीलदार पुलिस लेकर काम रुकवाने आ धमका। ओहो, फिर तो काम रुक गया होगा। गांव वालों में मायूसी छा गई होगी। हाँ, मायूसी तो छाई, लेकिन यहाँ काम आई मास्टर रामदास की शिक्षा और सूझबूझ। अच्छा, कैसे? उन्होंने तहसीलदार को कानून का हवाला दिया, समझाया कि देखिए, ये जमीन गांव की है और गांव वाले अपनी मर्जी से बिना किसी मजदूरी के अपने भले के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। हाँ, ये तो सही बात है। और गांव वाले भी रामदास के पीछे चट्टान की तरह खड़े हो गए और नारा लगाया, हमारा गांव हमारा तालाब। वाह! ये सिर्फ नारा नहीं था, ये सामूहिक अधिकार की घोषणा थी। प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे जानकारी और एकता सत्ता के दबाव का सामना कर सकती है। कमाल है। और इस सब में सुमित्रा और कमली का जिक्र फिर से आना जरूरी है। उनका योगदान सिर्फ लोगों को जोड़ने तक ही सीमित नहीं था, शायद कुछ और भी था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका योगदान बहुत गहरा और व्यवहारिक था। जैसा कि कुछ विश्लेषण बताते हैं, उन्होंने एक तरह की सामुदायिक रसोई या यूं कहिए एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दिया। अच्छा। वो दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर रात भर जागकर खाना बनाती थीं ताकि दिन में जो लोग तालाब खोदने में लगे हैं उन्हें भूखा ना रहना पड़े। अरे वाह! ये पहलू अक्सर बड़े आंदोलनों में नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन ये दिखाता है कि कोई भी बड़ा सामाजिक प्रयास सिर्फ नारों और जोश पर नहीं टिकता। उसके पीछे एक मजबूत भावनात्मक और संगठनात्मक ढांचा चाहिए होता है। महिलाओं का ये योगदान उस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी था, सच पूछिए तो। कहानी में उतार चढ़ाव बने रहे, एकता बढ़ रही थी, काम आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर एक बड़ा झटका लगा, है ना? कुछ आगजनी हुई थी शायद। हाँ, बिल्कुल। जब ठाकुर साहब को लगा कि उनकी सारी चालें नाकाम हो रही हैं, तो उन्होंने हताशा में एक बहुत ही घिनौना कदम उठाया। रात के अंधेरे में उनके गुंडों ने श्रमदान स्थल पर आग लगा दी। ओह! लोगों के औजार, उनकी बनाई कच्ची झोपड़ियां सब जलकर राख हो गया। ये एक बड़ा झटका था। पूरे गांव में निराशा और डर का माहौल बन गया। जाहिर है। और ठाकुर का आदमी मुन्ना, वो इसे फिर भगवान का श्राप बताकर लोगों के हौसले पस्त करने की कोशिश करने लगा। इस बार तो शायद हरिया का भी हौसला टूट गया होगा। इतनी मेहनत के बाद ये सब। कुछ पल के लिए जरूर डगमगाया। उन्हें लगा कि शायद उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन यहाँ फिर सुमित्रा ने उन्हें संभाला। अच्छा। उन्होंने कहा, ये आग हमारी झोपड़ियों और औजारों को जला सकती है, पर हमारे अंदर की एकता और हिम्मत की आग को नहीं बुझा सकती। क्या बात है! ये शब्द जादू का काम कर गए। और दूसरी तरफ रामदास ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने इस संकट को अवसर में बदलने की सोची। वो शहर गए और एक गैर सरकारी संगठन, मतलब एक NGO से संपर्क किया। अच्छा, तो बाहरी मदद भी ली गई। क्या विश्लेषण इस पर कुछ कहते हैं? क्या ये हमेशा कारगर होता है? मतलब बाहरी मदद लेना कितना सही है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। उपन्यास और उसके विश्लेषण दिखाते हैं कि बाहरी मदद अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये इस पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। यहाँ रामदास ने NGO को सिर्फ संसाधन जुटाने के लिए बुलाया,
नेतृत्व गांव वालों के हाथ में ही रहा। ये स्थानीय पहल और बाहरी सहायता का एक संतुलित संगम था जिसने मुश्किल हालात से उभरने में मदद की। ये दिखाता है कि समुदाय को अपनी समस्याओं के हल के लिए सभी उपलब्ध रास्तों पर विचार करना पड़ सकता है, बशर्ते वो अपनी स्वायत्तता न खोएं। समझ गया। और इसी दौरान एक और छोटी सी प्यारी सी कोशिश भी चल रही थी शायद बच्चों की तरफ से। हाँ बिल्कुल, हरिया का छोटा बेटा छोटू जो स्कूल जाने लगा था, वो अपने हमउम्र बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें तालाब के फायदे समझा रहा था। अरे वाह। वो उन्हें बता रहा था कि कैसे ये तालाब उनके भविष्य को पानी देगा, उनकी प्यास बुझाएगा। ये दिखाता है कि बदलाव की चेतना कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है और कैसे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी लहर का हिस्सा बनते हैं। बहुत खूबसूरत बात है ये। तो आखिरकार वो दिन आया जब मेहनत रंग लाई, तालाब बन गया। हाँ, महीनों की कड़ी मेहनत, अनगिनत बाधाओं और त्याग के बाद आखिरकार तालाब बनकर तैयार हो गया। और फिर मॉनसून आया। हाँ। सूखी धरती पर जब पहली बूंदें गिरी और धीरे धीरे वो तालाब पानी से लबालब भर गया, तो वो सिर्फ एक गड्ढा नहीं भरा, वो गांव वालों के सूखे सपनों में जान आ गई। विश्लेषक इस क्षण को सिर्फ भौतिक उपलब्धि नहीं मानते, ये गांव के सामूहिक आत्मसम्मान की जीत थी। पूरे गांव में ऐसा जश्न मना जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो पानी सिर्फ पानी नहीं था, वो उनकी एकता, उनके पसीने और उनकी जीत का प्रतीक था। और इसका असर गांव के जो पावर इक्वेशंस थे, शक्ति संतुलन, उस पर क्या पड़ा? ठाकुर साहब का क्या हुआ? जाहिर है ठाकुर साहब के पकड़ ढीली पड़ गई। लोग अब उनकी धमकियों से डरते नहीं थे, उनकी बातों को महत्व नहीं देते थे। गांव का शक्ति केंद्र अब ठाकुर की हवेली से खिसक कर उस तालाब के किनारे आ गया था जिसे लोगों ने खुद बनाया था। और सबसे दिलचस्प बात, ठाकुर का जो खास आदमी था मुन्ना, हाँ, वो जो अफवाहें फैलाता था, हाँ वही, उसे भी चुपके से तालाब की पूजा में शामिल होते देखा गया। अच्छा। शायद ये इस बात का संकेत था कि बदलाव की बयार को महसूस तो वो भी कर रहा था, भले ही खुलकर स्वीकार न करे। समीक्षाएं मानती हैं कि ये सत्ता के स्थायी न होने और जनशक्ति के उभार का प्रतीक है। कहानी का अंत किस तरह होता है? क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? मतलब हैप्पी एंडिंग? अंत सुकून देने वाला है, लेकिन यथार्थवादी भी है। ये नहीं कि सब समस्याएं खत्म हो गईं। तालाब गांव के जीवन का केंद्र बन गया है। बच्चे खेलते हैं, औरतें पानी भरती हैं, खेतों में हरियाली लौट आई है। अच्छा। हरिया अब तालाब के किनारे खड़ा सुमित्रा के साथ एक नया सपना बुन रहा है, गांव में एक पक्का स्कूल बनाने का। अरे वाह, मतलब संघर्ष जारी है। हाँ, संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बस लक्ष्य बदल गया है। ये दिखाता है कि सशक्तिकरण एक निरंतर प्रक्रिया है, एक मंजिल नहीं। रामदास शहर लौटना चाहते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें रोक लेते हैं। कमली मजाक में कहती है, मास्टर जी अब तो आप भी हमारे गांव के हो गए। ये दिखाता है कि श्रमदान ने सिर्फ तालाब नहीं खोदा, बल्कि दिलों को भी जोड़ा है, एक नया समुदाय बनाया है। तो अगर हम इस पूरी कहानी और इसके विश्लेषणों को समेटें तो महाश्रमदान हमें क्या सिखाता है? मेरे जहन में जो पहली बात आती है वो ये है कि ये उपन्यास सामूहिक श्रम के जरिए वो जो खोई हुई गरिमा है, इज्जत है, उसे वापस पाने की कहानी है। बिल्कुल। ये बताती है कि मेहनत जब सब मिलकर करें तो वो सिर्फ पेट नहीं भरती, वो आत्मसम्मान भी जगाती है। बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बड़ी सीख जिस पर लगभग सभी विश्लेषण सहमत हैं, वो है एकता की ताकत। खासकर तब जब वो एकता समाज की सबसे गहरी दरारों जैसे जातिवाद को पाट कर हासिल की जाए। ये दिखाती है कि जब साझा लक्ष्य हो तो सदियों पुरानी दीवारें भी गिर सकती हैं। और तीसरी अहम बात, ये कहानी पैसे या बाहरी मदद से ज्यादा नियत और लोगों के अपने संकल्प को महत्व देती है। असली बदलाव भीतर से आता है, लोगों के अपने इरादे से। और वो तालाब, वो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं रहा जैसा आपने कहा। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा बन गया। जैसा कि हमने चर्चा की, वो तालाब गांव के लोगों के जो दबे हुए सपने थे, उनकी एकजुटता और अपने पसीने से कमाए गए आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। सही। वो उनकी जिजीविषा यानी मुश्किल हालात में भी जीने और लड़ने की इच्छा का एक जीता जागता सबूत है। हर बार जब कोई उसे देखता है तो उसे याद आता है कि साधारण लोग मिलकर असाधारण काम कर सकते हैं। ये सब सुनकर और इस कहानी की गहराइयों में जाकर एक सवाल मन में उठता है। आज के समय में जब समाज शायद और भी ज्यादा बटा हुआ और जटिल लगता है, क्या महाश्रमदान जैसी पहलें, ऐसी निस्वार्थ सामूहिक कोशिशें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम आज की चुनौतियों
चाहे वो सामाजिक हों या पर्यावरण से जुड़ी हों, उनका सामना करने के लिए ऐसी ही एकता और साझा श्रम की भावना जगा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।